लहरों से डरकर कभी नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर सौ सौ बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना यही अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं जाती, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसी के साथ मैं आरबी लेगा हमारे और आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स टॉपिक पर आप सभी का एक बार फिर से ही हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम अपने इस वीडियो लेक्चर में शुरुआत करने वाले हैं 11th क्लास मैथमेटिक्स, जो हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट है, सेट यानी समुच्चय, उसकी शुरुआत करेंगे। हम इस चैप्टर के बारे में पूरा इसका इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं, इसका पॉइंट टू पॉइंट। सबसे पहले समुच्चय होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इसको कितनी प्रकार से लिखा जा सकता है, किस किस प्रकार से देखा जाएगा, और उसके उदाहरण सहित आज के अपने इस वीडियो सेक्शन में करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं बात करता हूं इसके परिभाषा की। किसकी बात करेंगे? परिभाषा, जो इसकी डेफिनेशन होती है। डेफिनेशन क्या होती है? वस्तुओं के सुपरिभाषित, वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय यानी कि सेट कहते हैं। ये हमारे पास में डेफिनेशन होती है इसकी। अब इस डेफिनेशन को बहुत ही डीपली समझते हैं कि इनमें जितने भी वर्ड काम लिए गए हैं वो किस प्रकार से और प्रत्येक वर्ड का मीनिंग क्या होता है। हमने इसकी डेफिनेशन लिखी है, वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। इसको कैसे कह सकते हैं हम? इसको ऐसे भी कह सकते हैं, कलेक्शन ऑफ ए वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। हमारे पास में वेल डिफाइंड यानी सुपरिभाषित संग्रह होना चाहिए, इसको सेट कहेंगे। जैसे उसकी परिभाषा फिक्स कहनी चाहिए, मेरे अनुसार भी वही परिभाषा होनी चाहिए, आपके अनुसार से भी वही परिभाषा होनी चाहिए, अगर किसी तीसरे व्यक्ति को पूछे तो भी वही परिभाषा होनी चाहिए। जैसे कि अगर मेरे पास किसी कक्षा में एक विद्यार्थी ने दूसरे दो विद्यार्थियों को, एक विद्यार्थी कोई है, उसने दोनों विद्यार्थियों को एक ही प्रश्न पूछा। पहले इससे पूछा कि बॉलीवुड के अंदर जो भी आपके पास में फेवरेट एक्टर है उनके 5 नाम बताइए। कोई भी आपके जो पसंदीदा एक्टर है उनमें से 5 के नाम बताइए। तो उसने बोल दिया, पहला तो कोई भी बोल सकता है, कंपल्सरी नहीं कि सेम हो जाए। पहले इसने कुछ भी बोल दिया, जैसे आमिर खान। दूसरा इसने बोल दिया ऋतिक। तीसरा इसने बोल दिया जैसे सलमान। 3 हो गए। तो 4 नंबर अगर इसने पूछा गया तो इसने दूसरा और बता दिया, जैसे कि कोई भी हो सकता है, इसने तुषार कपूर का नाम बता दिया। इसके अलावा अगर पूछा जाए तो रणवीर कपूर का नाम बता दिया। जब दूसरे वाले से पूछा गया कि आप अपने पसंदीदा 5 एक्टर के नाम बताइए, तो इसने क्या क्या नाम बता दिया? इसने बता दिया, पहला नाम बताया इसने अक्षय कुमार। दूसरा नाम इसने बता दिया अजय। तीसरा नाम इसने कुछ और कह दिया, जैसे मिथुन। चौथा नाम इनमें से एक ले लिया, जैसे रणवीर कपूर। इस प्रकार से, और 5वां नाम भी इनमें से कि कोई भी एक ले लिया, जैसे ऋतिक। ये इसने नाम बोले। पहले एक व्यक्ति को जब नाम पूछे गए तो इसने ये वाले 5 नाम बताए थे, क्योंकि प्रश्न भी कुछ इस प्रकार का था कि आप अपने पसंदीदा 5 एक्टर के नाम बताने थे। तो इसने अपने अनुसार से बता दिए, इसने अलग अपने अनुसार से बता दिए। क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि दोनों का आंसर सेम था? अगर दोनों का आंसर सेम नहीं है तो इसको समुच्चय नहीं कहा जा सकता। इसको समुच्चय नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इसकी जो परिभाषा है वो फिक्स नहीं है। अगर ऐसा कोई प्रश्न पूछा जाए जिसका आंसर किसी से भी पूछो हमेशा समान आएगा, जैसे प्रश्न ऐसा पूछ लिया गया कि अंग्रेजी वर्णमाला
के स्वर बताने हैं आपको। क्या बताने हैं? अंग्रेजी वर्णमाला में कौन कौन से स्वर है जो वोवल होते हैं उनको बताना है। कौन कौन से वोवल होते हैं? ये होता है ए, ई, आई, ओ, यू। ये हमारे पास में 5 स्वर होते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में। अगर मुझसे प्रश्न पूछा जाएगा कि अंग्रेजी वर्णमाला में जो होते हैं वोवल स्वर कितने होते हैं, तो हमारे पास में ए, ई, आई, ओ, यू आएगा। किसी से भी प्रश्न पूछा जाए उनके लिए प्रश्न हमेशा यही होगा। इसलिए ये इसकी जो सुपरिभाषित है, इसको किसी से भी पूछा जाए एनीवन, उसके लिए आंसर हमेशा सेम होगा। जैसे मैं इसी को एक दूसरे प्रकार से भी ट्राई कर लेता हूं। देखिए, अगर हमारे पास में कुछ प्रश्न ऐसा आ जाए जैसे कि जो हमारे महीनों के नाम होते हैं अंग्रेजी वाले, उनके बात कर रहा हूं, ठीक है। अंग्रेजी महीनों में जे से प्रारंभ होने वाले, अंग्रेजी महीनों में जे से प्रारंभ होने वाले महीनों के नाम बताइए। जो हमारे पास में अंग्रेजी महीने हैं उनमें से ऐसे कौन कौन से महीने हैं जो जे से स्टार्ट होते हैं। अगर मुझसे पूछा जाए या किसी भी और से भी पूछा जाए तो पहला तो उनके लिए आ जाएगा जनवरी, जो जे से स्टार्ट होता है। उसके बाद में आता है फरवरी, जो जे से स्टार्ट नहीं होता है। मार्च, अप्रैल, मई, उसके बाद में जून, उसके बाद में जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। यानी हमारे पास में ये 3 महीने ऐसे हैं जो हमारे पास में किससे शुरू होते हैं? जे से शुरू होते हैं। जे से प्रारंभ होने वाले महीनों के नाम ये पूछा गया था। इस प्रकार का कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है जिसकी परिभाषा या जिसका आंसर हमें सदैव समान मिले, वही हमारे पास में समुच्चय कहलाता है, वही हमारे पास में सेट कहलाता है। अब इसके लिए हमारे पास में कोई दूसरा उदाहरण भी लिया जा सकता है। जैसे किस प्रकार पूछा जाए, मैं कह दूं आपको कि जो हमारे पास में टोटल नेचुरल नंबर है, सभी की बात की जा रही है। ऐसा नहीं है कि कोई भी 5 प्राकृत संख्या, नहीं, मैं पूछ रहा हूं कि सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह है या समूह है। अगर सभी संख्याओं को एक साथ देखा जाए, कौन सी संख्याएं जो हमारे पास में नेचुरल नंबर है उनकी बात की जाए, टोटल नंबरों की, तो उनका जो संग्रह है, उनका जो सेट है, वह क्या कहलाता है? एक समुच्चय कहलाता है। उनका जो समुच्चय हो गया। अगर यहाँ केवल पूछी जाएगी कोई भी 5 प्राकृत संख्याएं बताओ, तब वह हमारे पास में वेल डिफाइंड नहीं होगा, क्योंकि मेरे द्वारा बताई गई 5 संख्याएं अलग हो सकती है, आपके द्वारा बताई हुई 5 संख्याएं अलग हो सकती है, और किसी तीसरे के द्वारा बताई हुई संख्याएं अलग हो सकती है। ये भी हो गया। अब इसमें ऐसा भी और भी प्रश्न किस प्रकार से बनाया जा सकता है, मैं इसका एक प्रश्न और बता देता हूं। जैसे हम ऐसा पूछ लिया जाए कि अपनी कक्षा, हम कक्षा 11th की बात कर रहे हैं तो 11th कक्षा से संबंधित ही बात करेंगे कि कक्षा 11th के जितने भी लड़के हैं, लड़कों का संग्रह है, उनका एक समूह है, इनमें टोटल लड़के कर देते हैं। 11th क्लास के सभी लड़कों का संग्रह, तो ऐसा तो नहीं पूछा कि ऑल ओवर जहां कहीं पर भी 11वीं कक्षा में कोई भी विद्यार्थी पढ़ता है, कोई भी लड़का पढ़ता है, उसका नाम बताओ। किसी कक्षा में अध्यापक महोदय पढ़ा रहे हैं, उसमें से जितने भी छात्र और छात्राएं बैठी है, उनमें से प्रश्न पूछा गया कि अपनी क्लास के जो लड़के बैठे हैं उनका जो संग्रह है वह वेल डिफाइन है। क्योंकि अगर किसी भी विद्यार्थी से पूछा जाएगा तो उसी विद्यार्थी का नाम बताया जाएगा जो उस कक्षा में विद्यमान है, वो उपस्थित है। तो देखिए, कक्षा 11 के सभी लड़कों का संग्रह है हमारे पास में समुच्चय कहलाता है, सेट कहलाता है, क्योंकि ये अच्छी प्रकार से सुपरिभाषित है। इतनी बातें हो गई। अब देखिए, इनमें 2-3 चीजों का यहाँ विशेष तौर से ध्यान रखना है। समुच्चय को जब भी दर्शाया जाता है, जब भी इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, तो किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा? समुच्चय को
समुच्चय यानी सेट जो है को अंग्रेजी वर्णमाला के जो बड़े वाले लेटर है जैसे कि कैपिटल लेटर ए बी सी, इनसे रिप्रेजेंट किया जाता है, इनसे दर्शाया जाता है। हमेशा ध्यान रखना, कोई भी समुच्चय हमारे पास में कोई भी समुच्चय हो चाहे उसको कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब जैसे हमारे पास में ये लिखा हुआ है, ये हमारे पास में एक समुच्चय है, उस समुच्चय को हम किसी ए के द्वारा, किसी बी के द्वारा, सी के द्वारा, एक्स वाई जेड किसी के भी द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तथा उसके अवयव जो है इससे तथा समुच्चय के अवयवों को, समुच्चय के अवयवों को, अब देखिए अगर प्रश्न पूछा गया इसके स्वर लिखने, मैंने लिखा ए ई आई ओ यू, अगर कोई विद्यार्थी ऐसा भी तो हो सकता था बोल दे ए ई आई ओ यू, तो ये से कैपिटल लेटर हो गए टोटल। इसलिए मैं आपको स्पष्ट तौर से बता देता हूं कि समुच्चय के अवयव जो है उनको स्मॉल लेटर द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। हमेशा ध्यान रखें, कभी भी उसके एलिमेंट्स जो है उनको कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट नहीं करना है। दो चीजें ये हो गई। तीसरी चीज ये है, सदैव समुच्चय को, किसी सेट को हमेशा करली ब्रैकेट, जो हमारे पास मंझला कोष्ठक बनता है उसके अंदर ही लिखना है। कभी भी छोटा ब्रैकेट या बड़ा ब्रैकेट प्रयोग में नहीं लेना है, सदैव हमें करली ब्रैकेट यानी ये जो मंझला कोष्ठक होता है उसी के अंदर लिखना है। तो अच्छी प्रकार से नोट्स बनाते रहे, साथ ही साथ सबसे पहले इसको नोट डाउन करें, उसके बाद हम देखते हैं इसके जो महत्वपूर्ण नियम कौन कौन से इसमें अप्लाई होते हैं। उससे पहले पॉज द वीडियो एंड राइट नाउ। आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या इसको फटाफट से उतारे, वीडियो को रोक करके आप उतार के देख सकते हैं। अब आगे बात करते हैं। देखिए अब हम बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट, यानी किसी भी समुच्चय का निरूपण किस प्रकार से किया जाएगा, उसको किस प्रकार से लिखा जाएगा, उसकी बात करते हैं। एक छोटी सी एक लाइन से शुरुआत करेंगे। देखिए हमारे पास में अगर पूछ लिया गया कि 10 से छोटी, प्रश्न है 10 से छोटी समप्राकृत संख्या लिखनी है हमें। लिखा हुआ है 10 से छोटी समप्राकृत संख्या, ये हमारे पास हो गया। अब इसको कैसे लिख सकते थे? 10 से छोटी संख्या होनी चाहिए थी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जबकि इसमें बोला जो संख्या है वो भी हमारे पास में सम होनी चाहिए, यानी ओनली फॉर यही होनी चाहिए 2 4 6 8, केवल यही नंबर हमारे पास में वैलिड है। तो लिखने का दो तरीके हो गए। कौन से? एक तो ये लिखा मैंने, देखिए जैसे 2 4 6 8, इसको करली ब्रैकेट यानी मंझले कोष्ठक के अंदर बंद कर दिया। दूसरी शर्त यह भी है, किसी भी सेट के प्रत्येक एलिमेंट यानी प्रत्येक अवयव के बीच में हमेशा एक इस प्रकार से कोमा बनाते हुए चलना है, इनको अलग अलग सेपरेट कर देना है। ठीक है, एक तो तरीका हो गया इनका ये वाला। दूसरा तरीका ये भी तो सेम ही है, ये इसका हमारे पास में लैंग्वेज के रूप में लिखा गया है, ये इसको गणितीय भाषा में लिखा गया है। इस प्रकार इसके दो तरीके होते हैं समुच्चय को निरूपण करने के। पहला तरीका, किस पहले तरीके की बात करते हैं। पहला जो तरीका है वह हमारे पास में है सारणीबद्ध। कौन सा है? सारणीबद्ध या रोस्टर रूप। सारणीबद्ध या रोस्टर रूप यानी टेबुलर या रोस्टर मेथड। जबकि जो दूसरा तरीका है, हमने पहला तरीका का नाम लिखा सारणीबद्ध या रोस्टर रूप, दूसरा जो तरीका है वो एकदम इजी मेथड है, उसका है समुच्चय निर्माण। कौन सा है? समुच्चय। ये रहा समुच्चय निर्माण रूप। ये हमारे पास में दो मेथड है, पहला तो है टेबुलर या रोस्टर मेथड, दूसरा है सेट बिल्डर मेथड।
दो हमारे पास में मेथड है। इन दोनों मेथड को विद एग्जाम्पल हम अच्छी प्रकार से देखने वाले हैं। देखिए अभी हमने जो चीजें देखी है, जैसे हमने लिखा था कि अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों को लिखिए, एक तो हमने हिंदी में लिखी थी, उसके बाद में उसका जो आंसर लिखा उसमें ए ई आई ओ यू वे दोनों हैं। एक तो समुच्चय निर्माण लिखा था उसमें, एक लिखा था रोस्टर रूप या सारणीबद्ध रूप। अब देखिए हमारे पास में कोई भी प्रश्न आता, जैसे अभी हमने प्रश्न लिखा था कोई भी हमारे पास में समुच्चय है, पहला उदाहरण लिख रहा हूं मैं, रोस्टर रूप किसे कहते हैं, यानी सारणीबद्ध, यानी जो भी हमारे पास में अवयव आएंगे, जो भी हमारे पास समुच्चय आएगा उसको एक सारणी के रूप में बनाया जाएगा। जैसे अभी हमने कोई एक प्रश्न में किया था ए ई आई ओ यू, ये हमारे पास में एक सारणी के रूप में लिखा गया है। अगर इस रूप में किसी को लिखा गया है तो वह हमारे पास में कौन सा रूप कहलाता है, सारणीबद्ध रूप या रोस्टर रूप, यानी टेबुलर फॉर्म या फिर रोस्टर मेथड। ये हमारे पास में इस प्रकार का होता है। जैसे एक इसका और भी उदाहरण ले लेता हूं मैं कह दूं, अभी जो हमने उदाहरण लिया उसकी बात करता हूं। ये मैं एक पहले एग्जाम्पल की बात कर रहा था, अब ये मेरे पास दूसरा एग्जाम्पल अब की बार मैं लिख देता हूं। अभी हमने क्या लिखा, 10 से छोटी संख्या होनी चाहिए और सम संख्या होनी चाहिए, प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर भी होना चाहिए। नेचुरल नंबर प्राकृत संख्या है, 0 से स्टार्ट होती है, 10 से छोटी होनी चाहिए। तो ये देखिए 2 4 6 और 8, ये जो मेथड रूप लिखा है, ये जो भी हमारे पास में लिखा हुआ है, ये तरीका सारणीबद्ध या रोस्टर रूप कहलाता है, टेबुलर या रोस्टर फॉर्म कहलाता है। दूसरी बात, यही प्रश्न अगर हमें समुच्चय निर्माण के लिए पूछा जाए, प्रश्न भी किस प्रकार से आएगा उनकी भी बात करेंगे। हमारे पास में ये रूप दिया जाए एग्जाम में, हमारे पास में या क्वेश्चन आगे किस प्रकार के दिए जाएंगे, हमें सारणीबद्ध या रोस्टर रूप दिया जाएगा, तब तो कौन सा पूछा जाएगा, समुच्चय निर्माण के रूप में लिखिए। और अगर समुच्चय निर्माण के रूप में हमें प्रश्न दिया गया है तो उसको हमें रोस्टर रूप यानी कि सारणीबद्ध रूप में हमें लिखना होगा। यही प्रश्न है अगर हमें पूछ लिया जाए कि a बराबर, ये हमारे पास में कोई समुच्चय है, इसको समुच्चय निर्माण के रूप में लिखिए, तो हम क्या कहेंगे कि आपके पास में जो a है वह कोई एक अक्ष कुछ भी हो सकता, जैसे ये वाला रहा, b हमारे पास कुछ है, x इसके लिए भी x है क्या। अब इस x को भी परिभाषित करना है। x क्या है, x को अच्छी प्रकार से समझना है कि x अंग्रेजी वर्णमाला, x क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। x क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर। ये अगर प्रश्न पूछा जाता कि इसको समुच्चय निर्माण में लिखिए, तब हम इसका आंसर ये देते कि a कोई है इसका समुच्चय निर्माण, जिसको इस प्रकार से लिखेंगे x, और x की परिभाषा क्या हो गई, x अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है, वोवल है। अगर ये दूसरे वाला प्रश्न अगर हमें पूछ लिया जाता तो हम क्या बताते, तो हम बताते कि हमारे पास में, इसको मैं b से रिप्रेजेंट कर देता हूं क्योंकि इसको भी b से रिप्रेजेंट किया गया है। इसमें प्रश्न क्या बना था, इसमें प्रश्न को आप कहते x लिखना है। अब x है क्या, x आपके पास में 10 से छोटी समप्राकृत संख्या है। 10 से छोटी समप्राकृत संख्या है। अब देखो, जो इसका रोस्टर रूप होता है, जो इसका टेबुलर फॉर्म होता है, वो हमेशा सेम रहेगा, कभी चेंज नहीं होने वाला। जबकि ये जो इसका समुच्चय निर्माण है वो थोड़ी सी भाषा ऊपर नीचे हो सकती है। मैं कुछ अलग बता रहा हूं, आप थोड़ा सा उसमें 19-20 कर सकते हैं। जैसे इसी प्रश्न को मैं ऐसे अभी लिख सकता था, जैसे b जो है वो ऐसा कुछ है, x इस प्रकार से है, x 2, x जो क्या है, x हमारे पास में 2 या 2 से बड़ी, 2
या 2 से बड़ी तथा 8 या 8 से छोटी समप्राकृत संख्या है। क्या है? समप्राकृत संख्या है हमारे पास में। दोनों चीजें एक ही है, लिखने का जो तरीका है वो अलग अलग है। लिखने में जो कॉपी चेक करने वाला जो भी टीचर है वो उसका मतलब समझता है, केवल आपने लिखा क्या है वो आपका काम चलता है। 19-20 इसमें चल जाएगा। ये जो है इसका रोस्ट रूप जो है वह कभी भी इसका परिवर्तित नहीं होने वाला है, ये हमेशा सेम रहता है, इसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। प्रश्न जैसे एग्जाम में पूछ लिया कि एक आपके पास में समुच्चय B है जो x इस प्रकार से कि x 10 से छोटी समप्राकृत संख्या है, तब आपको आंसर में क्या लिखना है? ये वाला। इसका रोस्ट रूप या सारणीबद्ध रूप जो है वो B इस प्रकार से आ जाएगा। ये आपके पास में दो होते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट, यानी समुच्चय को किस प्रकार से निरूपित किया जाता है। निरूपित करने के हमने दो प्रकार देखे हैं। अब इतना देखा, अब आपके लिए एक चिन्ह है आगे बहुत ज्यादा काम में आने वाला है, ये होता है ये वाला। इसका मतलब क्या होता है? ये चिन्ह है, इसको क्या कहते क्या है, इसको क्या कहते हैं वो भी हमारे पास में पता होना चाहिए। एक तो इसको कहते हैं एप्सिलॉन, यानी EPSILON। एक तो इसको कहते हैं एप्सिलॉन, दूसरा क्या कहते हैं? बिलोंग्स टू। क्या कहते हैं? बिलोंग्स टू। जैसे अभी मैंने क्या लिखा, ये अपने पास ऐसा कुछ लिखा है ए इज बिलोंग्स टू ए। ए जो है वो किसका समुच्चय है, या इसको मैं हिंदी में अगर बात करूं तो इसको कहते हैं अवयव है। ए जो है वो अवयव है, किसका अवयव है? वो आपके पास समुच्चय ए का अवयव है। ए इज एप्सिलॉन ए, ए इज बिलोंग्स टू ए। ज्यादातर आपके पास में यही वाले जो चिन्ह हैं वो इसको इस प्रकार से बोला जाता है, ए इज बिलोंग्स टू ए, या फिर ए का अवयव है। इस प्रकार से इसको इस प्रकार का बोला जाता है। अब देखिए इसको फटाफट से आप नोट करें। अब इससे आगे हम बात करते हैं किस प्रकार से जो संख्याएं हैं, जो भी प्राकृत संख्या है, चाहे आपके पास में पूर्ण संख्या है, पूर्णांक संख्या है, उन सबको किस प्रकार से लिखा जाएगा, उन पे हम अच्छी प्रकार से बात करेंगे। फटाफट से इसको लिखें। एक बात का और विशेष ध्यान रखना है, कौन सी बात है कि किसी भी सेट में, किसी भी समुच्चय में, किसी भी अवयव की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। जैसे आपके पास में लिखा हुआ है एक वर्ड, जैसे जिसको आप डेली सुनते हो, स्कूल, जो अपने पास में लिखा है। अब इसको पूछ लिया हमें सारणीबद्ध रूप में लिखना है, यानी रोस्टर रूप में लिखना है। अगर इसको रोस्टर रूप में लिखेंगे तो इसको रोस्टर रूप में इस प्रकार से लिखा जाएगा। देखिए, एक तो इसमें S प्रयोग में आ रहा है, एक C प्रयोग में आ रहा है, एक H प्रयोग में आ रहा है, एक O प्रयोग में आ रहा है, एक L प्रयोग में आ रहा है। हमेशा ध्यान रखें, यहां कभी भी 2 बार O नहीं आएगा, क्योंकि एक चीज हमेशा ध्यान रखें, कौन सी, कि एक चीज आपने लिख दी कि किसी भी अवयव, किसी भी अवयव की पुनरावृत्ति, किसी भी अवयव की पुनरावृत्ति नहीं होती है। क्या नहीं होती है? पुनरावृत्ति नहीं होती है। किसमें? एक समुच्चय में। जो आपके पास में समुच्चय है ना, उस समुच्चय में किसी भी अवयव की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए, तब आपका जो रोस्ट रूप है वह सही होता है। कोई भी आपके पास में वर्ड हो जाए जिसमें एक को एक ही बार लिया जाएगा, जैसे आपको ले लिया एरोप्लेन, AEROPLANE। अब देखो इसमें जो ए है वो भी डबल आ रहा है, ई जो है वो भी डबल आ रहा है, वो एक एक बार ही आने चाहिए। दूसरी चीज आपके पास में क्या है,
इसमें जो ये तो पहली चीज हो गई थी। दूसरी चीज इसमें जो क्रम है, इसका जो सीक्वेंस का जो ऑर्डर जो है लिखने का, आप कैसे भी लिख सकते हो। क्रम जो है वह निश्चित नहीं है। क्रम आप क्या कह सकते हैं, क्रम कैसे भी आप लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। आपने स्कूल के अंदर एस पहले लिखा या एस लास्ट में लिख दिया ना, तो भी कोई बंदिश नहीं है। आपको प्रत्येक एलिमेंट लिखना जरूर है, पहले कौन सा लिखना है बाद में कौन सा लिखना है, इसके ऊपर आपके पास कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जैसा चाहे वैसा आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वैसा आप लिख सकते हैं। क्रम आप आगे पीछे कर सकते हो, परंतु किसी भी लेटर की पुनरावृत्ति यानी रिपीटेशन नहीं होना चाहिए था। अब देखिए मैं बात करता हूं, मैंने क्या कहा था, संख्याओं वाली। जितने प्रकार की हमारे पास में संख्याएं होती है, उन संख्याओं को रोस्टर रूप में कैसे लिखेंगे, और दूसरा कौन सा जो अभी हमने बताया था, जिसका नाम था हमारे पास, एक तो था सारणीबद्ध रूप या रोस्टर रूप, दूसरा था हमारे पास में समुच्चय निर्माण रूप। पहले हमारे पास में सबसे पहले प्रकार की संख्याएं होती है प्राकृत संख्याएं, जिसको हम नेचुरल नंबर से जानते हैं। मैं लिख देता हूं, सबसे पहली जो संख्या है हमारे पास में प्राकृत संख्याएं, यानी नेचुरल नंबर, जिसको n से रिप्रेजेंट किया जाता है। जो हमारे पास में पहली संख्या आई है प्राकृत संख्या, अब इसको मैं लिखता हूं, पहले तो इसको रोस्ट रूप में भी लिखेंगे, दूसरा उसको समुच्चय निर्माण रूप में भी लिखेंगे। इसको दोनों प्रकार से लिखते हैं। पहले मैं इसको लिख देता हूं किसी भी एक तरीके से, जैसे मैं लिख देता हूं रोस्टर रूप, इसका रोस्टर रूप। रोस्टर रूप का मतलब क्या हो गया, इसको n से रिप्रेजेंट करते हैं, वो ध्यान रखें थोड़ा सा। रोस्ट रूप कैसे लिखा जाएगा, रोस्टर रूप में यानी इसकी जो प्रत्येक एलिमेंट है उसको हमें किस में बनाना है, एक करली ब्रैकेट के अंदर बनाना है, और प्रत्येक एलिमेंट जो है प्रत्येक अवयव के बीच में कोमा का प्रयोग करते हुए आगे बढ़ना है। तो ये देखिए इसका रोस्ट रूप ऐसा हो जाएगा। प्राकृत संख्या जो नेचुरल नंबर है वो एक से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 इस प्रकार से, या फिर इसका एक दूसरा नाम भी है काउंटिंग नंबर। गिनती कैसे कहां से प्रारंभ होती है, एक से, तो इसलिए इसको काउंटिंग नंबर भी कहते हैं। जो भी संख्या आपके पास में कोई भी हो, इन्फिनिट तक जा रही हो, तो इस प्रकार से मत लगाना देना ये डॉट 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 फेसबुक की तरह लगातार चलते जा रहे हो, नहीं। कोई भी चीज आपके पास में अप टू इन्फिनिट जा रही है, आप इसको सीधा सा इस प्रकार से बता सकते हो 1 2 3। ये 3 डॉट का मतलब ही यही होता है कि अप टू इन्फिनिट, एकदम बताने का शॉर्ट तरीका है। ये तो इसका रोस्टर रूप हो गया। दूसरा समुच्चय निर्माण रूप, दूसरा कौन सा रूप हो गया, समुच्चय निर्माण रूप। अब समुच्चय निर्माण रूप में इसको किस प्रकार से लिखा जाएगा, समुच्चय निर्माण रूप में मैंने क्या बताया था, ऐसे बताना है कि x कुछ है और x है क्या। अब बताना है, ये नेचुरल नंबर की बात हो रही है, x एक प्राकृत संख्या है, x क्या है, एक प्राकृत संख्या है। ये आपके पास जो पहली संख्या की बात हुई थी प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर, वो हमारे पास कंप्लीट हुए। दूसरा पूर्ण संख्याएं, होल नंबर। कौन से नंबर, होल नंबर, जिसको W से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब उसको भी रोस्टर रूप में लिखते हैं। पहले तो यहां लिख देता हूं मैं रोस्टर रूप, रोस्टर रूप। रोस्टर रूप में लिखेंगे तब लिखेंगे W जो है वो किसके बराबर है। अब ये बताओ प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या दोनों में क्या डिफरेंस है। मैं लिख सकता हूं कि जो होल नंबर है, जो आपके पास में पूर्ण संख्या है, वो होती क्या है, वो हमारे पास में होती है नेचुरल नंबर प्लस 0। यदि प्राकृत संख्या में 0 शामिल कर दिया जाए तो वह संख्याएं पूर्ण संख्याओं में तब्दील हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है, बदल जाती है। तो यहां आपके पास में क्या आ जाएगा, 0 1 2 3 अप टू इन्फिनिट। ये आपके पास में इसका रोस्टर रूप हो गया। अब दूसरा रूप कौन सा, समुच्चय निर्माण रूप। समुच्चय निर्माण रूप।
अब समुच्चय निर्माण रूप में इसको किस प्रकार से लिखा जाएगा उसकी बात करते हैं। तो समुच्चय निर्माण में इसको क्या लिखा जाएगा, देखो W बराबर x कुछ ऐसा है कि अक्ष एक पूर्ण संख्या है, उसमें तो प्राकृत संख्या थी और इसमें क्या है, पूर्ण संख्या होल नंबर है। ये अपने पास दो संख्याएं हो गई, तीसरी संख्या प्राकृत भी आ गई, पूर्ण भी आ गई। अब बात करते हैं पूर्णांक संख्याओं की। कौन सी संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, इंटीजर नंबर। पूर्णांक संख्याओं को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, आई से। इंटीजर नंबर हो गए, ये तो था दूसरा, और ये अपने पास नंबर 3। अब इसको पहले रोस्ट रूप में लिखता हूं, तो जो पूर्णांक संख्या है उनका रोस्ट रूप कैसे होगा, देखिए रोस्टर रूप आई बराबर, ये कहां से कहां तक होती है। पहले तो क्या था, नेचुरल नंबर जो 1 से स्टार्ट होकर अप टू इन्फिनिट तक चलता था। उसके बाद में आया होल नंबर, पहले क्या था नेचुरल नंबर, उसके बाद में आया होल नंबर। अब आया आपके पास में इंटीजर नंबर। अब कौन सा नंबर है, इंटीजर नंबर क्या होता है, आपके पास में जो होल नंबर है ये केवल और केवल आपके पास में पॉजिटिव है। कैसे हैं, अब तक आपके पास में केवल प्लस वाली संख्या थी, इनमें अगर नेगेटिव नंबर को भी ऐड कर दिया जाए तब आपके पास में ये इंटीजर नंबर हो जाएंगे। जैसे आपके पास में लिखा है -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 अप टू इन्फिनिट, यानी माइनस इन्फिनिट से लेकर प्लस इन्फिनिट तक होते हैं। कौन से, इंटीजर नंबर यानी पूर्णांक संख्याएं। अब इसकी बात करें कौन से रूप में लिखने के लिए, समुच्चय निर्माण में लिखने के लिए। समुच्चय निर्माण रूप, समुच्चय निर्माण रूप में इसको कैसे लिखा जाएगा, समुच्चय निर्माण में लिखने के लिए हम लिखेंगे x, और अक्ष क्या है, इसमें लिखा था एक प्राकृत संख्या है, इसमें लिखा था हमने एक पूर्ण संख्या है, और इसमें हमारे पास में लिख दिया जाएगा x एक पूर्णांक संख्या, एक इंटीजर नंबर है। x एक पूर्णांक संख्या है, ये भी हमने लिख दिया। 3 हमारे पास कंप्लीट हुए। अब हम 4 नंबर पे बढ़ते हैं। 4th कौन सा है, लिखने का जो है वो थोड़ा सा बाद में करें, पहले पूरा अच्छी प्रकार से समझने की कोशिश करें। अब हम 4th देखते हैं। 3 हो गए, इसके बाद में हमारे पास में आती है कौन सी संख्या है, परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर। कौन सी आ गई, परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर। ये आपके पास में रेशनल नंबर आ चुके हैं। अब देखो जो आपके पास में रेशनल नंबर है उनको Q से रिप्रेजेंट किया जाता है। किस से रिप्रेजेंट किया जाता है, Q से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब इनको मैं पहले लिख देता हूं रोस्टर रूप में, रोस्टर रूप। रोस्टर रूप में अगर लिखा जाएगा तो इसको ऐसे लिखेंगे कि कौन कौन सी परिमेय संख्या होती है, ऐसी संख्याएं जिनको P/Q के रूप में लिखा जा सके। कोई भी ऐसी संख्या जिसको P/Q के रूप में लिखा जा सके, परिमेय संख्या कहते किसे, हमने डेफिनेशन क्या सीखी थी, कोई भी ऐसी संख्या जिसको किस रूप में लिखा जा सके, P/Q के रूप में लिखा जा सके, वह परिमेय कहलाती है। एक चीज का विशेष तौर से ध्यान रखें, नोट कर ले आप, ये मैंने जो लाइन बनाई है ना, इस लाइन के इधर जो है, ये मान लो ये चीन की दीवार है, इधर का मटेरियल इधर सप्लाई नहीं करना है। कैसे, बात समझे। मैंने क्या कहा, प्राकृत संख्या हो, पूर्ण संख्या हो, चाहे पूर्णांक संख्या हो, इन सब के लिए मैंने रोस्टर रूप लिखे हुए आपके अच्छी प्रकार से। तो जब भी इस लाइन से इधर आ जाओ, जैसे आप बॉर्डर पार करके इधर आ गए हैं, तो यहां लिख देना इस रोस्टर रूप में नहीं लिखा जा सकता है, नहीं लिखा जा सकता है। रोस्टर रूप में इसको लिख ही नहीं सकते आप। जबकि दूसरा जो है ना समुच्चय निर्माण वाला, समुच्चय निर्माण में आप इसको लिख सकते हो, समुच्चय निर्माण
रूप। अभी जो मैंने बताया था वो कन्फ्यूजन क्रिएट करने के लिए, ताकि जब भी आप एग्जाम में क्वेश्चन करो तो आपके दिमाग में सीधा आ जाना चाहिए। एक बार ऐसा लिखा था, परंतु तुरंत बता दिया जाता है कि परिमेय संख्या हो चाहे अपरिमेय संख्या हो चाहे वास्तविक संख्या, इन सभी संख्याओं को आप क्या नहीं कर सकते, ऐसे रोस्ट रूप में टेबुलर फॉर्म में नहीं लिख सकते। समुच्चय निर्माण रूप को आप ऐसा लिख सकते हो, Q बराबर x क्या है, x कुछ इस प्रकार से है कि x जो है वो P बाई Q के रूप में होना चाहिए। P और Q जो है क्या है, P तथा Q जो है दोनों ही P और Q ये क्या हो सकते हैं, ये आपके कोई भी इंटीजर नंबर यानी पूर्णांक हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, कोई भी इंटीजर नंबर हो सकते हैं, परंतु हमेशा ध्यान रखें कि बट्टे में कभी भी क्या नहीं होना चाहिए, जो इसका हर है, जो डिनोमिनेटर है, वह कभी भी जीरो यानी शून्य नहीं होना चाहिए। देखिए रोस्ट रूप तो लिखना ही नहीं है। समुच्चय निर्माण क्या, P बट्टे Q के रूप में होना चाहिए। P और Q कोई भी पूर्णांक हो सकते हैं, प्लस हो माइनस हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, परंतु Q का मान हमेशा जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, उसके अलावा कोई भी वैल्यू चलेगी। अब देखिए ये अपने परिमेय संख्या लिख दी, परिमेय के बाद में नंबर आता है अपरिमेय संख्या यानी इर्रेशनल नंबर। कैसा आता है, अपरिमेय संख्या, जिसको आप Q डैश से भी रिप्रेजेंट करते हैं या फिर कई जगह इसको T से भी दर्शाया जाता है। इसका भी जो रोस्टर रूप है, इसका कौन सा रूप है, रोस्ट रूप, इसका भी लिखा नहीं जा सकता है, तथा इसका जो समुच्चय निर्माण रूप है, कौन सा रूप है, समुच्चय निर्माण रूप। समुच्चय निर्माण रूप में अगर आप इसको लिखेंगे तो आ जाएगा Q डैश बराबर, इसमें सोचो कि हमने अपरिमेय संख्या किन को नाम दिया था, ऐसी संख्याएं जिनको P बाई Q के फॉर्म में लिखा ही नहीं जा सकता, वह क्या होती है, अपरिमेय संख्याएं। जैसे x क्या नहीं होना चाहिए, x जो है वो नहीं होना चाहिए किस रूप में, यहाँ तो x होना चाहिए था किसके बराबर, P बाई Q के रूप में। x यहाँ ऐसी संख्या जिनको P बाई Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, जहां P तथा Q दोनों ही इंटीजर नंबर यानी पूर्णांक है, Q की वैल्यू जीरो नहीं। ये हो गया इसके लिए। इसमें तो P बाई Q के रूप में लिखा जा सकता है तो परिमेय, नहीं लिखा जा सकता तो अपरिमेय संख्याएं हो गई। अब हम बात करते हैं वास्तविक संख्याओं की, जो हमारे पास में रियल नंबर आते हैं। रियल नंबर क्या होते हैं, पहले तो पता होना चाहिए कि वास्तविक संख्या होती कौन कौन सी है। वास्तविक संख्याओं की अगर मैं बात करूं तो वास्तविक संख्याओं में हमारे पास में ये ऊपर वाली दोनों जो संख्याएं लिखी हुई है, कौन कौन सी, ये वाली और ये वाली। यदि मैं ऐसा कर दूं कि परिमेय संख्याएं प्लस अपरिमेय संख्याएं, इन दोनों को मैं यदि जोड़ दूं तो मेरे पास में वास्तविक संख्याएं प्राप्त होती है। क्या बोला मैंने कि परिमेय संख्याएं तथा अपरिमेय संख्याएं दोनों को जोड़ने पर मुझे क्या प्राप्त होता है, मुझे वास्तविक संख्याएं प्राप्त होती है। इतना हो गया। अब हम क्या लिखेंगे, अब हम ऐसा लिख सकते हैं कि, तो इसके लिए हो जाएगा जो अपने पास में कौन सी संख्या है, वास्तविक संख्या, ठीक है, 6 नंबर वाला। वास्तविक संख्याएं जो है उनके लिए रोस्ट रूप जो है हमारे पास में कौन सा रूप है, रोस्ट रूप। रोस्ट रूप तो लिखा ही नहीं जा सकता, क्यों, क्योंकि परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का योगफल ही वास्तविक संख्याएं कहलाती है। न तो परिमेय संख्याओं को लिखा जा सकता है न अपरिमेय संख्याओं को लिखा जा सकता है, इसलिए वास्तविक संख्याओं को भी नहीं लिखा जा सकता। अब मैं बात करता हूं सेट बिल्डर फॉर्म यानी समुच्चय निर्माण रूप जो है, कौन सा रूप है, समुच्चय निर्माण रूप। समुच्चय निर्माण रूप में इसको लिख सकता हूं कैसे, कि x कुछ इस प्रकार से होना चाहिए कि x परिमेय या अपरिमेय, x क्या होना चाहिए, या तो परिमेय संख्या होनी चाहिए या अपरिमेय संख्या होनी चाहिए। इस प्रकार ये हमारा पहला उदाहरण है। क्या लिखा हुआ है, समीकरण जो है x² + x - 2 = 0,
इस समुच्चय को रोस्टर रूप में यानी टेबुलर फॉर्म में हमें लिखना है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, जो हमारे पास में समीकरण दी गई है जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 बराबर 0, इस समीकरण के हमें सॉल्यूशन निकालना है, इसके हमें जीरोज निकालने हैं। तो हम क्या करेंगे, देखिए मैं इसको ऐसा लिख देता हूं कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0, यानी इस बीच वाले x के मैंने दो टुकड़े कर दिए, फ्रैक्शन कर दिए। अब मेरे पास में इन पहले दोनों वालों में x कॉमन आ रहा है तो x प्लस 2, यहाँ ओनली माइनस कॉमन आ रहा है तो x प्लस 2 बराबर 0। तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि दोनों कोष्टकों में लिखा गया मान जो है वह एक ही जैसा है, इसलिए x प्लस का 2 x माइनस 1 बराबर 0। हमने ये वाला काम किया। अब मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ तो यदि किन्हीं दो संख्याओं का गुणा जो मल्टीपल जो यदि 0 के बराबर आता है तो या तो पहली संख्या 0 है या दूसरी संख्या 0 है या दोनों ही संख्या 0 होती है, तभी ऐसा 0 आ पाता है। यदि x प्लस 2 बराबर 0 है तो x का मान जो है वो माइनस के 2 है, पहली कंडीशन। और यदि x माइनस 1 बराबर 0 है तो x का मान प्लस का 1 है। तो मेरे पास में x के 2 मान आ गए। अब इसको रोस्टर रूप में कैसे लिखेंगे, यहां लिख देना अतः दी गई समीकरण, अतः दी गई समीकरण, या लिख सकते हैं पदार्थ समीकरण जो हमारे पास में गिवन इक्वेशन है का रोस्टर रूप टेबुलर फॉर्म। रोस्टर रूप किस प्रकार से लिखा जाएगा, हमें पता है किसी भी सेट को किसी भी समुच्चय को लिखने के लिए करली ब्रैकेट यानी मंझला कोष्ठक को प्रयोग में लिया जाता है। उसके अंदर मुझे दो वैल्यू लिखनी है, एक तो माइनस का 2 और एक प्लस का 1। प्रत्येक अवयव को अलग करने के लिए हमें बीच में कोमा का प्रयोग करना है। और ये हमारा जो उदाहरण नंबर 1 है वह यहाँ कंप्लीट होता है। ऐसा यानी पूर्ण विश्वास है कि आपको ये प्रश्न जो है भली भांति प्रकार से समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं हमारे उदाहरण नंबर 2 की, जो कि इजी और शॉर्ट छोटा सा लिखा हुआ है। समुच्चय x इस प्रकार का है कि x जो है वो एक धनात्मक पूर्णांक है, पॉजिटिव इंटीजर नंबर है, जहां पर कंडीशन दे दी कि x का जो स्क्वायर अगर किया जाए उसका मान छोटा होना चाहिए, लेस देन 40। तो हमें पता है जैसे 1 का स्क्वायर किया जाए तो आता है 1, 2 का स्क्वायर किया जाए तो हमारे पास आता है 2, 3 का स्क्वायर किया जाए तो हमारे पास आता है 9, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर अगर किया जाए तो हमारे पास आता है 16, 5 का स्क्वायर अगर किया जाए तो हमारे पास आता है 25, 6 का स्क्वायर किया जाए तो हमारे पास आता है 36, 7 का स्क्वायर किया जाए तो हमारे पास आता है 49। ओ माई गॉड, मुझे वैल्यू जो है हमेशा 40 से छोटी चाहिए थी और यह जो वैल्यू है वो 40 से बड़ी हो गई, इसलिए ये वैल्यू मैं नहीं ले सकता, मैं ये वाली वैल्यू ले सकता था। अब इसमें से देखिए x के मान कौन कौन से हो सकते हैं, 1 से लेकर 6 तक, इसलिए रोस्टर रूप कौन से रूप के लिए बोला गया था, रोस्टर रूप हो जाएगा हमारे पास में 1 2 3 4 5 6। ये हमारे पास दूसरे प्रश्न का आंसर। एकदम छोटे छोटे प्रश्न है, अच्छी प्रकार से प्रश्न को पढ़ना है कि हमें समुच्चय निर्माण रूप कैसा दिया हुआ है और उसको रोस्टर रूप में किस प्रकार से लिखा जा सकता है। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 3 की बात करते हैं। इसको नोट डाउन कीजिए फटाफट से, आप पोज करके देख सकते हैं आप इसको। हमने जो पहले दोनों उदाहरण किए उन दोनों को हमने किस रूप में लिखना है, हमें दोनों को रोस्टर रूप में यानी टेबुलर फॉर्म में लिखना था। अब एग्जांपल नंबर जो 3 और 4 है, इन दोनों को समुच्चय निर्माण रूप यानी सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना था। अब समुच्चय निर्माण रूप में लिखने का मतलब है हमारे पास जो दिया हुआ है टेबुलर फॉर्म जो रोस्टर रूप, उसको हमें उसी रूप में बनाना है। जैसे कि हमारे पास में यहाँ लिखा है 1 4 9 16 25, ये जो सारी संख्या है वो है क्या, ये 1 का स्क्वायर दिखाई दे रहा है, ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, या 4 का स्क्वायर, या 5 का स्क्वायर, इस प्रकार से संख्याएं आती है। तो मैं क्या कह सकता हूं, यहां ऐसा कह सकता हूं कि सेट बिल्डर फॉर्म
सेट बिल्डर मेथड या फॉर्म, या इसको क्या कह सकते हैं, समुच्चय निर्माण रूप। कौन सा रूप है ये, समुच्चय निर्माण रूप। समुच्चय निर्माण में अगर इसको लिखेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा a बराबर x, कोई एक ऐसी संख्या है कि x हमारे पास में क्या है, x हमारे पास में कोई भी एक नेचुरल नंबर। देखिए x बराबर कोई भी एक n स्क्वायर हो सकता है, यहाँ कोई n है, कोई भी n की जगह कोई भी नंबर हो सकता है, या फिर मैं आपको लिख करके बता दूं सीधा ही कि n जो है वो क्या हो सकता है, एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर। n जो है कोई भी प्राकृतिक संख्या हो सकती है। आपको n यानी 1 लिया तो 1 का स्क्वायर करना, अगर आप 50 लोगे तो 50 का स्क्वायर करना होगा। ये आपके पास इतना सा आंसर है, एकदम शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से ये हमारे पास में हो गया। या फिर अगर आप और चाहे तो दूसरी भाषा में इसको कैसे लिख सकते थे, ऐसा है x क्या है, x एक क्या है, प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या का वर्ग है, ये भी हम लिख सकते थे। दोनों में से कोई भी एक चीज लिखना है। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि किसी भी प्रश्न को समुच्चय निर्माण में लिखने के तरीके में थोड़ा बहुत परिवर्तन किया जा सकता है। लिखने का जो तरीका है वो सबका थोड़ा बहुत 19-20 हो सकता है, परंतु जो रोस्टर रूप होता है वो 100% सेम ही होता है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता था या ऐसे भी लिख सकता था, तो दोनों में से एक लिखना है। अब इसको मुझे किस रूप में लिखना है, समुच्चय निर्माण रूप में। तो मैं इसको लिख देता हूं समुच्चय निर्माण रूप a बराबर x कुछ ऐसा है कि x जो है वो बराबर है n/n+1, क्योंकि ऊपर जो लिखी हुई है अंश जो है इसका जो न्यूमिनेटर है उसके बजाय जो हर है डिनोमिनेटर वो एक ज्यादा है। 2 से 3 है, 3 से 4 है, 4 से 5 है, 5 से 6 है, और यहाँ पर जो n है उसकी कंडीशन भी दी हुई है कि 1 हो सकता है इसके बराबर है या इससे बड़ा है, 6 के बराबर या इससे छोटा है। 6 से बड़ी संख्या नहीं है। क्यों, अगर कोई विद्यार्थी पूछ ले कि यहाँ तो हमें 7 दिखाई दे रहे हैं, 7 का मतलब है अगर n का मान 6 होगा तो यहाँ लिखेंगे 6 + 1, यहाँ 7 हो जाएगा, और ये इसका सेट बिल्डर फॉर्म कंप्लीट हुआ। ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 4 है, इसको आप नोट डाउन करें। अब हम इसका जो एग्जाम्पल नंबर 5 है उस पर बात करते हैं, क्या लिखा हुआ है हमारे पास में। ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 5 है। एक साइड में रोस्टर रूप दिया हुआ है, दूसरे साइड में समुच्चय निर्माण रूप दिया हुआ है, तो इनको एक दूसरे से मिलान करना है। तो यहाँ लिखा है PRINCAL, ये किसका रोस्टर रूप है, तो यहाँ इधर देखने पर हमें पता चल रहा है कि ये जो है वो प्रिंसिपल का रोस्टर रूप है। हमने क्या लिखा था कि कोई भी चीज लिखी जा रही है उसको रोस्टर रूप में लिखना है, तो हमें किसी भी लेटर की जो रिपीटेशन नहीं करना है, पुनरावृत्ति नहीं करनी है। इसलिए हमने जो P था उसको एक बार लिखा, बाकी सबको जैसा था उस रूप में अरेंज कर दिया। दूसरी चीज, अब मैं अगर यहाँ लिखा हुआ x इस प्रकार से है कि x एक पॉजिटिव इंटीजर नंबर है तथा 18 में भाग जाना चाहिए। 18 में किस किस का भाग जाता है, जैसे देखिए इनमें से कौन कौन से नंबर है। 18 में 1 का भाग जाता है, 2 का जाता है, 3 का जाता है, 6 का जाता है, 9 का जाता है तथा 18 का स्वयं का खुद का जाता है। 2 हो चुके हैं। थर्ड इसकी बात करते हैं। यहाँ लिखा है x² - 9 = 0, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ कि x² = +9। तो जैसे ही मैं स्क्वायर हटा देता हूँ तो मेरे पास में दूसरी साइड में प्लस और माइनस के 3 आ जाएंगे। +-3 इसमें से मेरे पास कहीं पर है क्या, अगर है तो मैं इसको इसे मिला देता हूँ। अब मेरे पास में एक और बच गया ये वाला, इसके लिए मैं लिख सकता हूँ x + 1 = 0 लिखा है, तो 1 से 1 कैंसिल हो गया, x की वैल्यू ओनली 4 0 प्राप्त हुई, जो कि ये रहा। हमें ये मिलाना था। ऑप्शन एक साइड में लिखा हुआ था कौन सा रूप, रोस्टर रूप यानी टेबुलर फॉर्म, और दूसरी साइड में सेट बिल्डर फॉर्म में हमारे पास में लिखा गया था। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने क्या देखा था, एक तो इस पूरे चैप्टर का इंट्रो, उसके अलावा एग्जाम्पल नंबर 1 से लेकर एग्जाम्पल नंबर 5 तक। धन्यवाद, मिलते हैं इसी प्रकार एक शानदार वीडियो के साथ।